क्या बात है। एक एरिया कवर किया था. दैट एरिया वाज टिल एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. नाउ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो एरिया है, ध्यान से समझिएगा. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एरिया इज बेसिकली रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ द केएम नानावती केस. ठीक. और अगर आपका केएम नानावती केस हो गया है तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की गाइडलाइंस वहां से आपको मिल जाती है. वी आर डन एंड थ्रू विद इट. अदर देन दैट जो एक्सेप्शन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है उसमें हमें अलग से नोट मेकिंग नहीं करनी होती है. हाँ, केएम नानावती के केस में एक छोटा सा पॉइंट मैंने आई गेस आप लोगों को 3 पॉइंट्स तक लिखवाया था कि 4 तक लिखवाया था, प्लीज बता दीजिए. एक बार कंफर्म कर दीजिए. शायद मैंने 3 तक लिखवाया है. ओके, 3 ही तक लिखवाया. फेयर एनफ. ठीक है ठीक है ठीक है. तो एक फोर्थ पॉइंट भी है जो हम लोगों को लिखना है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक, पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. जस्ट राइट दिस डाउन. फोर्थ पॉइंट, द फेटल ब्लो should be clearly traced. क्योंकि आपकी क्वेरी दिखी नहीं बेटे मेरे को. द फेटल ब्लो. सर आईपीसी कब, अच्छा ये ओके. सर आईपीसी कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा. सो नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा अपना. आईपीसी वुड बी कंप्लीटेड बाय नवंबर एंड. क्योंकि देखो मेन जो आपको टाइम लगता है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में ही लगता है. उसके बाद बीच बीच में सिग्निफिकेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अदर देन दैट फिर अगला जो आपको टाइम लगेगा दैट विल बी अंडर दिस एरिया, द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी. उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है. सो नीड नॉट वरी अबाउट इट. बाय द एंड ऑफ नवंबर इट विल बी डन. ठीक. हाँ जी, अब फोर्थ पॉइंट लिख लें. The fatal blow should be clearly traced to the influence of passion arising from that provocation and not after the passion had cooled down by lapse of time or otherwise giving room and scope for premeditation and calculation. मतलब कूलिंग डाउन पीरियड अगर होगा तो फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता. सिंपल सी लैंग्वेज. ठीक, दैट इज इट. इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. देन वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 301. सेक्शन 301 की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है. सेक्शन 301, प्लीज प्रोवाइड टॉपिक्स फॉर. अभी आज मिल जाएगा. आफ्टर ट्रायथलॉन बाय टुनाइट, मैच टू मैच बाय टुनाइट यू विल हैव योर टॉपिक्स फॉर एमईटी. ओके, पक्का. ठीक, ध्यान रखना. चलो, कनिष्का की कोई हेल्प कर दे. इन्फ्लुएंस ऑफ बता दे. ओके, चलिए. सो सेक्शन 301 जो है वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में. नाउ ट्रांसफर ऑफ मैलिस इज अ रादर सिंपल कॉन्सेप्ट. बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. दिस मींस दैट सेम मैलिस शिफ्ट्स टू अनदर पर्सन, द पनिशमेंट रिमेंस द सेम. ठीक, मान लीजिए कि कोई एक एस नाम का व्यक्ति है जो कि किसी ए नाम के व्यक्ति को अटैक करता है. ठीक, अब अटैक करते वक्त एस ने मान लीजिए कि एक चाकू से हमला करने की कोशिश की. ए ने डक किया, चोट जाकर के बी को लग गई. ठीक, तो डेथ किसकी हुई है? बी की हुई. लेकिन यहाँ पे ठीक है, इसमें सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि यहाँ पे एस किसी ना किसी को कैसी ना कैसी डेथ तो कॉज करना चाहता था या इंजरी तो कॉज करना चाहता था. फॉर दैट रीजन चाहे उसने ए को मारा हो चाहे उसने बी को मारा हो, उसकी लायबिलिटी सेम ही मानी जाएगी. इट विल बी ऑफ सेम लायबिलिटी एज इफ एस वुड हैव किल्ड ए. मतलब ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब है कि अगर आपका इंटेंशन शिफ्ट कर जाए, इफ योर मेंसरिया और इफ योर इंटेंशन शिफ्ट्स, अगर ये शिफ्ट करता है तो ऐसी स्थिति में आपका लायबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी. मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति पे कुल्हाड़ी फेंक के मारी. अब सामने वाला व्यक्ति डक कर गया, बच गया. ठीक, लेकिन पीछे खड़े हुए व्यक्ति के सर में जाके कुल्हाड़ी लगी, उसकी मृत्यु हो गई. ऐसी स्थिति में आपका इंटेंशन चेंज नहीं हुआ. आपका इंटेंशन का जो कॉन्सिक्वेंस था, आपके इंटेंशन का जो रिजल्ट था वो शिफ्ट हो गया. एक्चुअली इसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैलिस तो एग्जैक्ट उसी जगह पे रहता है. दिस शुड बी ट्रांसफर ऑफ एक्टस रियस. इसको ट्रांसफर ऑफ एक्टस रियस कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन इंटैक्ट होता है, एक्ट जो है वो दूसरे व्यक्ति को हार्म कर देता है. इट हार्म्स समबडी एल्स. ऐसा व्यक्ति जिसको आपने इंजरी कॉज करने का इंटेंशन नहीं बनाया था, अगर उसको इंजरी कॉज हो जाए तो ये होता है सेक्शन 301. हालांकि लायबिलिटी इसमें भी सेम ही रहेगी. अब इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को घर पे डिनर पे बुलाया. ठीक, मैंने कहा कि चलो भाई आओ बढ़िया से डिनर करो. ठीक, आप लोग आए, डिनर किया आपने.
अब डिनर किया मैंने, आपको एंड में आकर के एक हलवा सर्व किया कि लो भैया सभी लोग हलवा खाओ, आओ बड़ा तुम्हें शादी में आना है ना, लो बेटा पहले हलवा खा लो आराम से, बैठ के प्यार से आराम से हलवा खाओ, ठीक हलवा दे दिया, ठीक है। अब देखो जरा, हमने हलवा सबको सर्व कर दिया, उसके बाद ठीक, उसके बाद आप लोग हलवा खाने बैठे। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, अब आप में से कोई भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है एक एक्स पर्सन, उसको मैं मारना चाहता था, उस व्यक्ति को मैं मारना चाहता था, उसकी डेथ कॉज करना चाहता था, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पे इस स्पेसिफिक बंदे को जो हलवे का बोल सर्व किया उसमें था पॉइजन, उसमें जहर था, ठीक, मैंने इस व्यक्ति को दे दिया। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने उस बोल में से हलवा निकाला, पर हलवा खाने से पहले इसको लगा कि नहीं यार अभी तो कोई सीरीज नहीं है ये हर मूवी में, हर सीरीज में, हर टीवी शो में, हर ड्रामा में, हर एकता कपूर के शो में, सब में यही होता है, ठीक है, सेम है, ठीक है। अच्छा आपने देखिए बढ़िया, ये यूनिवर्सल रूल है, एग्जैक्टली दिस इज यूनिवर्सल रूल बेटा, ओके। तो ये इन्होंने पॉइजन खाने से पहले थोड़ा सा ये रुक गए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं पहले जाकर के कुल्ला करके आऊंगा, कुल्ला करते हैं, I call it कुल्ला only, आप लोग कुछ और बोलते हो। You might want to go to the restroom, yeah, South Delhi and South Bombay people and South Bhopal people, you might want to go to the restroom, you would like to use the restroom, हम लोग कुल्ला रखते हैं, ठीक है, कुल्ला रखते हैं, सब पानी लेते हैं, that's it, chop chop, yeah, so that's how it is done। अच्छा गार्गल करते हैं साउथ एक्स वाले, oh they call it gargle, ठीक है, हम उसे गरारा बोलते हैं, चलो ठीक है, let's not call it anything, ठीक। तो ये बंदा चला गया, ये बंदा चला गया, they call it gargle, ठीक है, हम उसे लेट्स नॉट कॉल इट एनीथिंग, ठीक। तो ये बंदा चला गया, ये बंदा चला गया। अब यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, एनीबडी हु क्लेम्स, ठीक है, प्रिया बोल रही है कि सर सॉरी टू डिस्टर्ब बट मेरा डाउट है ऊपर निकल गया। यार बहुत सर, अगर जैसे एक बार प्रोवोकेशन हुआ फिर किसी ने कुछ नहीं किया, बट ही सॉ दैट एक्ट अगेन, देन ही एक्टेड इमीडिएटली, तो क्या ये लायबिलिटी बनेगी? प्रोवोकेशन किया देन ही सॉ दैट एक्ट अगेन, नहीं इन जनरल तो नहीं बनती, नहीं बनती बेटा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि ये व्यक्ति है बहुत फूडी है, ठीक है, दिस पर्सन इज अ रियल फूडी। अब रियल फूडी कौन होते हैं? रियल फूडी वो होते हैं जो पिज्जा के आखिरी स्लाइस के लिए लड़ाई करते हैं। रियल फूडी ये होते हैं जो चोको लावा की आखिरी बाइट के लिए लड़ाई करते हैं। रियल फूडी वो होते हैं जो कि आखिरी जो भटूरे का टुकड़ा बचा हुआ है उसके लिए जंग लड़ते हैं, ये लोग रियल फूडी होते हैं, ठीक। ये मेरी बात हो रही, आई ओन दिस। तो इन्होंने क्या किया, लेकिन पार्टी मेरी है ना बेटा, तो मैं तो मर नहीं सकता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो गया हुआ है, इसके हलवे की कटोरी उठाई और खा गए, ठीक। वो जहर वाला हलवा, जहर वाली खीर थी, ठीक। फिर इनकी उल्टियां हुई और ये मर गए, चल बस। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मेरी इस केस में मर्डर और इस केस में कल्पेबल होमिसाइड की लायबिलिटी बनेगी? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विल आई बी लायबल फॉर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, और दोनों में मर्डर की लायबिलिटी बनेगी, और दोनों में ही मर्डर की लायबिलिटी बनेगी ना, बाकी एक्सेप्शंस में देयर इज नो नोट मेकिंग एज सच, दोनों में ही आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर की लायबिलिटी बन जाएगी। हाँ कल्पेबल होमिसाइड ही है, बट ऑब्वियसली किसी को पॉइजन दे रहे हो मरेगा, ठीक, तो मर्डर है, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक में अलग दूसरे में अलग हो, दोनों में सेम ही है, मतलब इंटेंशन आपका इसको मारने का था, वो इस पे शिफ्ट हो गया, दैट इज इट, और कोई फर्क ही नहीं। सो दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ओके। चलिए यार एक सेकंड सर, अगर कंडीशन ऐसे बनती कि जिसको मरना था उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक के मारी, वो बच गया और पीछे एक्सप्लोसिव चीज रखी थी जिससे काफी नुकसान हो गया, अब यहाँ उसका इंटेंशन डिस्ट्रॉय करने का तो था नहीं, तो क्या एक्सीडेंट मान ले? हाँ, नहीं एक्सीडेंट नहीं मानोगे आप इसको, इट विल स्टिल बी अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर तो मानोगे ही आप, इट वुड स्टिल बी एन अटेम्प्ट टू मर्डर। और अगर ये वाला एक्ट हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, आपको नॉलेज थी, तो आप नेग्लिजेंस के लिए भी लायबल हो जाओगे, नेग्लिजेंस एंड इवन मिसचीफ, इसके लिए लायबल हो जाओगे, यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, बचोगे नहीं, ठीक, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। नाउ ये आपका पूरा है ट्रांसफर ऑफ मैलिस। सो एक बार ट्रांसफर ऑफ मैलिस के सेक्शन को रीड कर लेते हैं, व्हाट डज इट से? Simply, if a person culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended. So if a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or he knew himself to be likely to cause. ठीक, सीधा सा पॉइंट, ओके। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कि आप किसी भी प्रकार की इंजरी कॉज करना चाहते हो, अब वो इंजरी डेथ की हो, चाहे ग्रीवस हर्ट की हो, चाहे सिंपल हर्ट की हो, चाहे किडनैपिंग की हो, अबडक्शन की हो, सब पे ट्रांसफर ऑफ मैलिस का रूल इक्वली एप्लीकेबल होता है। सो ट्रांसफर ऑफ मैलिस बहुत सिंपल तरीके से वर्क करता है। कैसे? कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति को आप मारना चाहते हो और उसकी जगह चाहे किसी दूसरे को लग जाए, आपको पता हो चाहे ना पता हो, यू विल बी हेल्ड लायबल एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज इफ उसी व्यक्ति को चोट लगी है जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते हो, ठीक, सिंपल रूल, ओके।
चलिए, सो यहाँ पे सेक्शन में नोट मेकिंग तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सिग्निफिकेंटली सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस काशीराव पर डिक्टेशन मिल सकती है सर प्लीज? यार अभी अपन रुक जाएं मोहित, अभी पहले अपन लोग जो फ्लो में जितने सेक्शंस कवर कर रहे हैं वो कर लें, उसके बाद जब नोट मेकिंग को कवर करेंगे तो फिर काशीराव के केस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है चलेगा? हाँ, सेक्शन 301 इज ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ओके दैट्स व्हाट वी वुड डू। सो काशीराव के केस को अपन अलग से इंक्लूड करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एज सच। चलिए, सो सेक्शन 301 ये है सर, एंड लायबल फॉर फाइन, मतलब फाइन जरूरी है या ऑप्शनल? एंड लायबल फॉर फाइन मतलब एंड फाइन है, इंप्रिजनमेंट भी होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा, एंड ठीक है, एंड की लायबिलिटी चलेगी शुरू। ट्रांसफर ऑफ मैलिस को जब आप देखते हो आपको समझ में आता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस की अपनी खुद की कोई और पनिशमेंट नहीं, ठीक है? हाँ, दोनों पक्का होंगे, एंड लायबल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है श्रुति? सो ऐसे केस में आपको ये देखने को मिलता है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस की खुद की कोई पनिशमेंट नहीं होती, जैसा पनिशमेंट आपको उस ऑफेंस की मिलती, चाहे आप ए को मारो, चाहे बी मर जाए, चाहे सी मर जाए, डी मर जाए, आपको यही पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 302 की तरफ। नाउ सेक्शन 302 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में सेक्शन 302 बात करता है। अपने आप में काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, काफी इस पे डिस्कशन होता है, छोटा सा सेक्शन है लेकिन अलग इसका एक जलवा है, आप कह सकते हैं। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक, इस सेक्शन के बारे में आप बात करते हैं तो 302 अपने आप में कोई बहुत बड़ा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ बिग सेक्शन। द प्रॉब्लम इज कि सेक्शन नंबर 302 जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में आता है एक आर्टिकल के। कौन से आर्टिकल के बताएं जरा, बताएं? अगर आप मर्डर की पनिशमेंट को देखो तो ये डायरेक्टली आर्टिकल 21 के, ठीक है, आर्टिकल 21 के कॉन्ट्रडिक्शन में आता है, ठीक, आर्टिकल 21 के कॉन्ट्रडिक्शन में आता है। फॉर दैट रीजन आप जरा इसको समझिएगा कि आर्टिकल 21 के कॉन्ट्रडिक्शन में आने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हर किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते, भले उसने ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि डेथ पेनाल्टी से पनिशेबल है। एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद डेथ पेनाल्टी, आप ऐसे व्यक्ति को भी हर बार डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते, फॉर द सिंपल रीजन कि वी हैव अ लिबरल अप्रोच व्हाइल वी इंटरप्रेट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 को एड्रेस करते हुए सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि आर्टिकल 21 और सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी दे शुड बी बैलेंस्ड। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोर्ट्स इसको सही ढंग से बैलेंस नहीं करती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन और भी बहुत सारे एनजीओ कोर्ट में चढ़ बैठती है। इसीलिए ज्यादातर आप लोगों ने शायद ये चीज नोटिस की होगी, आपने कभी पढ़ा होगा, हर मामले में, इनफैक्ट ज्यादातर 99% मामलों में जो सेशन न्यायालय होता है, यानी जो सेशंस कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी, सिविल में डिस्ट्रिक्ट और क्रिमिनल में सेशन, सेशन कोर्ट 99% ऑफ द मामलों में लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देती है, डेथ पेनाल्टी नहीं देती। हैव यू नोटिस दिस? दे अवॉइड गिविंग डेथ पेनाल्टी एज फार एज पॉसिबल। अब इसके रीजंस हैं, ठीक है? डेथ पेनाल्टी देने से सेशन कोर्ट्स बचती क्यों? क्योंकि डेथ पेनाल्टी ऐसा एक पॉइंट है कि सेशन कोर्ट पहले तो अगर डेथ पेनाल्टी देगा तो उसे कंफर्मेशन लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, सेशन कोर्ट को बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है कंपलसरीली बिफोर दे एक्चुअली ग्रांट समबडी अ डेथ पेनाल्टी। बात समझ रहे हो? आप हर किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते, दैट इज द रूल। क्यों? क्योंकि भाई बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, अब जैसे राजेंद्र प्रसाद का केस, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इस केस से हमें यह समझ में आ जाता है कि भाई देखिए, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ठीक, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ठीक, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ये कोट किया गया था जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा। दिस इज बेसिकली द लाइफ स्टोरी ऑफ वाल्मीकि। वाल्मीकि जी जो थे वो पहले, ठीक है, वो एक ऋषि बनने से पहले डाकू हुआ करते थे, ठीक है, डाकू अंगुलीमाल, ठीक, अंगुलीमाल इनका नाम था, ठीक। अच्छा, अब वही होता था अंगुलीमाल मतलब ये कि जिसको भी मारते थे उसकी उंगलियों की माला बना करके पहनते थे, ठीक। तो अब समझो जरा, वाल्मीकि जी को एक दिन रियलाइजेशन हुआ कि भाई सब मोह माया है, सबके लिए करने का कोई फायदा नहीं है और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अंगुलीमाल तो बुद्ध के टाइम था, हाँ ये मुझे भी लगता है, ये नाम का कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, नॉट अंगुलीमाल, कुछ और थे, मतलब डाकू थे, नाम हटा दो क्योंकि अंगुलीमाल बुद्ध के टाइम पे भी था, यस दैट्स अ फैक्ट। तो ये एक डिफरेंट स्टोरी है बट डजंट मैटर, नाम इधर उधर थोड़े बहुत हो जाते हैं। सो कोटिंग वाल्मीकि, ठीक है, कोटिंग वाल्मीकि फ्रॉम रामायण, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का कहना था कि भाई देखो सीधा सा रूल है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है, कोई सिन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका फ्यूचर ही खत्म कर दो, आप उसकी मतलब मृत्यु कारित कर दो, आप उसकी डेथ कारित कर दो, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लाइफ और द कैपिटल सेंटेंस वाज एक्चुअली चैलेंज्ड इन दिस केस। खैर, बाद में जाकर के इसी चीज को दोबारा जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्लेम किया गया। तो जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कह दिया गया कि नहीं भाई, डेथ पेनाल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कुछ बड़ा सा मैसेज था, हाँ बहुत सारी जगहों पे सर। इवन सेक्शन 376 डीए इज आल्सो under consideration by project 39A. It is being informed that it is unconstitutional since it imposes life imprisonment for the remainder of the person's natural life, so it leaves no discretion with the judge, it is violative of article 21.
जब ये 2018 का अमेंडमेंट आया था, 2018 के अमेंडमेंट के टाइम पे मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था, एक फेसबुक पोस्ट मैंने डाला था। वो फेसबुक पोस्ट अभी भी शायद होगा, मैंने फेसबुक पे ये डाला होगा। मैंने 2018 में बोला था कि ये जो है 376 डी ए डी बी, ये अपने एप्लीकेशन के हिसाब से दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये वैसे भी कोर्ट्स के पास कोई किसी प्रकार का वो नहीं छोड़ते, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं छोड़ते, वो डिस्क्रिशन छीन लेते हैं, जैसे 303 छीन लेते हैं। ठीक, जब आया था तब डाल चुका हूँ। ठीक, हाँ ये है, आई नो दिस। तो अगर किसी ने पिटिशन लगाया होगा तो ये हो सकता है, पॉसिबल, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ठीक, कोई अगर कभी मुझे फेसबुक पे स्टॉक करे तो 2018 का मेरा ये पोस्ट देख लेना, मैंने तब डाला था। होता है, क्या छोड़ो, क्योंकि हमें रिपीटेशन लगाने का टाइम नहीं था, सीधा ऐसा। अब जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोल दिया गया कि भाई डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर एक केस आया जहां पे बार बार ये डिस्कशन होता था कि भाई क्या एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें, व्हेन यू लुक एट इट, क्या हर मामले में जहां पे डेथ पनिशमेंट का प्रावधान है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ अपने मन से हर उस मामले में डेथ पेनल्टी दे सकती है? इज दिस लाइक एप्लीकेबल फॉर एवरी सिनेरियो वेयर इन, ठीक है? क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर? नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दिया जा सकता है। ठीक, सो दैट केस वाज बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राजेंद्र प्रसाद का केस पूछ रहे हो दिव्या? राजेंद्र प्रसाद का, अरे यार डीए और डीबी, डीए और डीबी क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप लैंग्वेज पढ़ के देख लो, उससे समझ में आएगा कि वो उसका लैंग्वेज, उसका जो नाम है, ठीक है, नाम और उसके अंदर की जो पनिशमेंट है, ठीक, उन पनिशमेंट्स को बहुत आर्बिट्ररीली ऐड किया गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में आपको गैंग रेप के जो डिफरेंट वर्जन है, ठीक, उनको आपको पनिशमेंट देना था, ग्रेप पनिशमेंट देनी थी, जल्दीबाजी में आपने एक एक्ट, एक कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए, पनिशमेंट ऐड कर दी। अगर आप उसको जुडिशरी की नजरों से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा आर्बिट्ररी नेचर के सेक्शंस है। ठीक, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा डीएडीबी, क्योंकि वो अलग डिबेट का टॉपिक है, बट एक बार चेक करना। ठीक, अमित शाह सेड दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी सीआरपीसी सून, विल इट हैपन एनी टाइम सून? डजंट मैटर, सीरियसली डजंट मैटर। आप ड्राफ्ट लेकर के आओगे, फिर बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर बिल पास होगा, फिर बिल लागू होगा, इसमें अभी समय, इसमें अभी समय, और जो होगा वो देख लेंगे। ठीक है, इतना इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। ठीक, चिल करो, तुम लोग के लिए कोई मुसीबत नहीं होगी, मैं बैठा हूं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आई शुड बी वरिंग कि आईपीसी नया इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या हो गया। टीचर्स शुड बी वरिंग, स्टूडेंट्स को कभी भी डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, टेलिंग दिस टू यू वेरी सिंपली, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, इट इज एवरी एजुकेटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर दैट यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द आईपीसी। खत्म खेल, आईपीसी आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। और आईपीसी पूरी दुनिया के लिए होगा ना, अपने लिए थोड़ी ना होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का ले चला का पागल मानो हुए समीक्षा। पढ़ाई कर लो, आज आज तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या? बीच बीच में बकैती देने लग रहे हो आप, पढ़ाई कर लो। ठीक है, ज्यादा गलचौर ना करो। ठीक है, 22-24 वाला दिखाए रंग, चल जाएगा, फोकस कर लो। ठीक, सो बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्लियरली स्टेटेड कि भाई देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देना चाहते हो तो आपको डेथ पेनल्टी देते वक्त, ठीक, ये देखना पड़ेगा कि वो मामला हर तरीके से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करे। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी का मतलब होता है कि मामला बहुत ही ज्यादा नोटोरियस, बहुत ही ज्यादा डायबोलिकल, बारबैरिक, बर्बर हम लोग कहते हैं, ठीक, और जघन्य अपराध की कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि इस प्रकार का मामला होना चाहिए जिससे सोसाइटी पूरी तरीके से हिल जाए। जैसे किडनैपिंग प्लस मर्डर के मामले होते हैं, रेप प्लस मर्डर के मामले होते हैं, डिकॉइटी प्लस मर्डर के मामले होते हैं। ठीक, तो ऐसे मामले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि भाई देखिए, अनटिल एंड अनलेस कोई मामला इस कैटेगरी में फॉल करे, किसी भी कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के आर्टिकल 21 को छीन सके। व्हिच मेक सेंस, क्योंकि अगर मामला बहुत ग्रेव नेचर का नहीं है, ठीक, तो कम से कम उस व्यक्ति को और उसके सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए हर बार उस व्यक्ति को एक मौका तो देना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी सर्कमस्टेंसेस समझा सके और फिर बच सके, उसको हर बार मृत्युदंड ना दे दिया जाए। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इट वाज द केस ऑफ बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जिसने की एक्चुअली एक्चुअली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को इलैबोरेट किया, जबकि ऐसा है नहीं। इट वाज नॉट द केस ऑफ बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किसी को पता है व्हिच इज द एक्चुअल केस जिसने इलैबोरेट किया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉइंट को? यस, दैट इज द केस ऑफ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एब्सोल्युटली करेक्ट, द केस इज ऑफ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये मामला है, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जो कि जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड।
फेयर एनफ, गुड इवनिंग स्नेहा। सो इट वाज अ केस ऑफ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में पसर 21 में तो लिखा है ना, अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भाई देखो, अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये नहीं है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में तो ऐसी 11 जगहें हैं आईपीसी में जहां पे डेथ पेनल्टी हो सकती है। ऐसे तो आईपीसी के अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं जहां पे डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है क्या कि हर बार जो केस उस कैटेगरी में फॉल करे, क्या हर बार व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाए? दैट्स द पॉइंट। ठीक है, निर्भय, समझ में आया? हर मामले में देखो, आर्टिकल 21 तो बोल देता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आई है, जरूरी नहीं। ठीक, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के साथ जुडिशियल प्रोसीजर क्या है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक, तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इंश्योर किए गए थे सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर टू बी डिटरमिन्ड बिफोर अ पर्सन कैन बी ग्रांटेड अ डेथ पेनल्टी। किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दिए जाने से पहले, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दिए जाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में और उस सिनेरियो के बारे में कुछ फैक्टर्स जज किए जाएंगे। इन फैक्टर्स को रखा गया था दो कैटेगरीज में। These factors were actually divided in two categories. Category number one was the aggravating factors, and category number two was the mitigating factors. अब aggravating factors का मतलब क्या होता है? Aggravating factors वो factors होते हैं जिनसे कि लॉ का जो झुकाव है वो डेथ पेनल्टी की तरफ हो जाता है। When the law is inclined towards giving death penalty, that is known as an aggravating factor. ठीक, and when the law is inclined towards avoiding death penalty, कि यार इस बंदे को डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए, तो वो कहलाते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स। यानी कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे लॉ या कोर्ट ऑफ लॉ अपना ध्यान डेथ पेनल्टी पे फोकस ना करके किसी दूसरी तरह की पनिशमेंट पे फोकस करता है। ठीक, क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट कैन बी द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जिनके बेसिस, हालांकि मैं लिखवाऊंगा जब हम लोग पूरी नोट में करेंगे 301 302 के लिए, you will be writing all of these factors, but what do you think are the factors which can actually push the court of law towards giving a death penalty? Anyone think about it? Cold blooded murder है, ठीक है, age of the victim, okay, heinous crime, heinous act, brutality in committing the offense, inadequately, terrorism, हाँ correct, that's correct, magnitude of crime, heinous, brutality, repeated offender, yes, not in natural course or sense, okay, natural course or sense, ठीक है, nature and manner of crime, perfect, nature of crime, brutality, yes, correct, correct, correct. Forgery, no, not forgery, forgery कहाँ है? age, correct। देखो, जब भी जज किया जाता है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन से, तो ये देखा जाता है कि जो क्राइम है वो कितना हीनस है। इसको कई लोग हीनस भी कहते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन पे। ब्रूटैलिटी है या नहीं है, कहीं ये मामला बहुत ही ज्यादा ग्रेव, बहुत ही ज्यादा रूथलेस, डायबोलिकल तो नहीं है, कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति रिपीटेड ऑफेंडर था। ये भी एक रीजनिंग किसी बच्चे ने दी थी, रिपीटेड ऑफेंडर या हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी ऐसे ऑफेंस कर चुका। ठीक, एज ऑफ द विक्टिम पे भी फोकस किया जाता है, साथ साथ में इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि व्हाट वाज द नेचर इन विच द क्राइम इज कमिटेड। मतलब काफी ज्यादा क्रूअल्टी की गई, ब्रूटैलिटी की गई, ठीक, किसी व्यक्ति को जान से मारने के पहले या किसी व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचाने से पहले उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम, ये सारे फैक्टर्स को एड्रेस किया जाता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। ठीक, अगर ये फैक्टर्स किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से ऑफेंडर के अगेंस्ट जाते हैं तो उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। जब अवॉइडिंग डेथ पेनल्टी की बात आती है, अगेन सबसे पहले देखा जाता है एज ऑफ द ऑफेंडर। ठीक, एज ऑफ द ऑफेंडर कि भाई क्या ये व्यक्ति, इसकी एज कितनी। दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि क्या ये रिपीटेड ऑफेंडर है कि नहीं है, भाई मतलब सिमिलर ही है कि रिपीटेड ऑफेंडर है कि नहीं। दूसरी चीज, क्या इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इसको ये क्राइम करना पड़ा, इसकी मेंटालिटी कैसी थी, इसकी सोच कैसी थी, इसका माइंडसेट क्या था कि इसको ये क्राइम इस हद तक इस व्यक्ति को आपने उस जगह पे पहुंचा दिया जहां पे इसने क्राइम किया। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजों में एड्रेस किया जाता है, हिसाब किताब देखा जाता है कि डेथ पेनल्टी होगी या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स तो ये हो गए। हम लोगों ने एक मूवी देखी है, उसका सेकंड पार्ट अभी नवंबर में आ भी रहा है, दृश्यम। ठीक है, दृश्यम, दृश्यम में जो मेन कैरेक्टर है विजय सालगांवकर, ठीक है, विजय सालगांवकर, अब मान लीजिए कि विजय सालगांवकर ने एक सैम नाम के बच्चे का मर्डर किया है। ठीक, सैम नाम के बच्चे का मर्डर किया है, फिर उसकी जो बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। यस, ठीक, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, और पुलिस ढूंढती रह गई, नहीं मिला, उसकी बॉडी नहीं मिली, जहां कोशिश की कि उसकी बॉडी मिलेगी वहां पे कुत्ते की डेड बॉडी मिल गई, सारा प्रपंच हुआ। आप लोग मुझे ये बताएं, अगर पूरे सर्कमस्टेंसेस में आप जज होते और मान लो कि सारे एविडेंसेस मिल भी गए होते कि विजय सालगांवकर ने ही डेथ कॉज की है, क्या आप इस बंदे को डेथ पेनल्टी देते? वुड यू हैव गिवन दिस पर्सन डेथ पेनल्टी? व्हाई, व्हाई नॉट?
डेथ पेनल्टी भाई प्रावधान तो है, उसने पुलिस को नचाया भी, उसने मर्डर भी किया है, डिस्क्रिशन है, बट डिस्क्रिशन क्यों लगाओगे? ऑबिटर डिक्टा भी तो होगा ना रेशो डेसिडेंडी के साथ, डिस्क्रिशन तो लगाओगे, स्वाभाविक सी चीज है, हर मामले में डिस्क्रिशन लगता है। सर्कमस्टेंसेस, यस करेक्ट, आप सर्कमस्टेंसेस देखोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आप ये जज करोगे, हाँ सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे उसको कंसीडर करके आप अपना डिस्क्रिशन लगाएंगे, और तब आप देखेंगे कि नहीं यार यहाँ पे इस बंदे ने जो ये ऑफेंस किया, भले आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दे दो बनती भी है इसकी, लेकिन आप इस व्यक्ति को क्या सीधे डेथ पेनल्टी दोगे, ये जस्टिफाइड होगा? सो द आंसर इज नो, आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं दोगे, क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसने, हाँ वही एग्जैक्टली, उसने परिवार को बचाने के लिए ये सब किया। यही फैक्टर्स होते हैं जिनको कि कोर्ट को कंसीडर किया जाता है, कोर्ट के द्वारा कंसीडर किया जाता है व्हाइल गिविंग समबडी अ डेथ पेनल्टी। ठीक, सो इससे रिलेटेड भी नोट मेकिंग हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं टुवर्ड्स सेक्शन नंबर, ये डायरेक्ट सेक्शंस है, तो ये दे डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 303 की तरफ। 303 के बारे में कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा, एक्सेप्ट फॉर कृति एंड रिद्धि, क्योंकि यही लोग मौका देके चौका मारते हैं सबके सब। एनीवन सेक्शन 303 के बारे में कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज 303 अबाउट एंड व्हाई इज इट सो फेमस? एनीवन? अब देखो शर्माने लग जाते हो तुम लोग, हैंड रेज करके हैंड्स डाउन, क्या बात है? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। हेलो हेलो, को प्रज्ञा की आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ प्रज्ञा, हेलो प्रज्ञा की आवाज नहीं आ रही है, आर यू स्पीकिंग? जवाब नहीं, ठीक। और किसने हैंड रेज किया था भाई? मालिक जब्बा तो भैया, दिव्या, कृति नहीं बेटा, तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा बेटा, और भी लोग हैं क्लास में, उनको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक? गुड इवनिंग सर। दे लोगी? हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिव्या, हाँ जी, तो व्हाट इज इट अबाउट सेक्शन 303, क्या है इसमें? सर सेक्शन 303 बात करता है कि किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर पहले से ही, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला अगर उसने ऑफेंस किया और वो पहले से ही शुद्ध दोष कर दिया गया है, मतलब कन्विक्ट कर दिया गया है, और फिर से वो कोई फिर से ऑफेंस करता है, मतलब मर्डर करता है, तो उसके लिए बताया। ठीक है, तो इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, व्हाट इज इट नाउ? हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। क्या बात कर रही है? हाँ सॉरी सर, हमें पता नहीं है सर, ठीक एक्चुअली अभी से कभी पढ़ा नहीं है सर। अच्छा कोई बात जी नहीं, बट ठीक है, ग्रेट जॉब, सेक्शन आपने बता दिया, गुड ठीक, जॉब। थैंक यू सर। हाँ जी, आशुतोष पहली बार हाथ उठाएंगे, आशुतोष को मौका मिलेगा। हेलो हेलो गुड इवनिंग आशुतोष, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आपकी बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा माइक पास करो प्लीज। सर अब आ रही है? हाँ बताओ। सर बेसिकली मतलब ये केस है, इसके मतलब 03 पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगा हुआ है। ठीक है, हमारा मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का था। बेसिकली इसमें ये सब चैलेंज किया गया था कि मतलब ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, तो ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो उसके बीच में वो मतलब आशुतोष शायद वॉइस एको कर रही है बच्चे, आवाज तो आ रही है बट आपकी वॉइस एको कर रही है। हेलो हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रही आशुतोष। अभी भी नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? बट वेल डन आशुतोष, केस का नाम सही बताया, ठीक है? सर बेसिकली इसमें आर्टिकल 15 का ये क्वेश्चन उठा था कि वायलेशन है कि नहीं है, कि मतलब एक्यूज के बीच में जो कि ठीक है। अंडर लाइफ कन्विक्ट है, अगर उसने मर्डर किया हुआ है, और एक हाँ वो जो सर वो मर्डर करता है जो बाहर जाके, ठीक है, तो तो इसमें सर उससे और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है, जी सर यही ना? इसके लिए था कि एग्जैक्टली, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक। चलो ग्रेट जॉब आशुतोष, सही है, एग्जैक्टली दैट्स द आंसर। धीरे आवाज आई बट सही आई है, ठीक है? ओके सर, ओके थैंक यू सर। फेयर एनफ। सो देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने ऐसे ही हमें पूछ लिया आप लोगों से, जनरल सा क्वेश्चन, मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था भाई। क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या, जैसे आर्टिकल 14 बात करता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो एक लाइफ कॉन्विक्ट होता है, उस लाइफ कॉन्विक्ट को अगर आप मर्डर करने पे, सबसे पहले तो अगर आप मर्डर करने पे सीधे डेथ पेनाल्टी दे देंगे, अगर आप मर्डर करने पे सीधे ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दे देंगे, तो इससे समस्या ये होगी कि इट विल बी अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि सबसे पहले तो उस व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं दिया आपने। भाई मान लिया कि वो व्यक्ति इंप्रिजनमेंट में है, लेकिन अगर व्यक्ति इंप्रिजनमेंट में है तो भी उस
पे आर्टिकल 14 एप्लीकेबल होता है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी तो उसके पास तब भी है। वो इम्प्रिजनमेंट में है, वो जेल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसको ट्रीट तो आपको रेगुलर सिटीजन की तरह ही करना होगा जेल के अंदर। ठीक, अब रेगुलर सिटीजन का मतलब ये नहीं कि आप उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देने चलेगा कि चल भैया ठीक है, तो 2 महीना बहामास की ट्रिप से हुआ, मालदीव से घूमा, ऐसा मत कर, ठीक है, मापुशी वापुशी आइलैंड वाइलैंड घूमा, ऐसा नहीं करोगे आप। बट हाँ, आप उसे जेल के अंदर तो रेगुलर सिटीजन की तरह ट्रीट करोगे। ठीक, अच्छा, अब अगर आप उसको जेल के अंदर रेगुलर सिटीजन की तरह ट्रीट करने जा रहे हो और ऐसी स्थिति में वो एक मर्डर कमिट कर रहा है, तो देयर बाय आपको उसे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप किसी रेगुलर सिटीजन को ट्रीट करते हैं। ठीक, रिफ्रेश कर लिया, अभी आवाज एको नहीं होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू मोहित, परफेक्ट, ओके। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ इट कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो आपको उस व्यक्ति को एक रेगुलर सिटीजन की तरह ही ट्रीट करना होगा। प्लस इसके अलावा आपको सेक्शन 303 में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? ये तो सही बात है कि आपने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया है अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे रहे हो। एनी अदर प्रॉब्लम विद सेक्शन 303? हाँ, वेरी गुड, शैल बी, यस, शैल, ये प्रॉब्लम, ठीक। हाँ नेहा बताओ क्या दिक्कत है? शैल बी पनिश्ड विद डेथ, शैल बी पनिश्ड विद डेथ। अब इसके साथ समस्या ये है कि इसके बाद इंडियन जुडिशरी जो है या कोर्ट्स जो है, ठीक, सेक्शन 303 के साथ में हमें यही बता रहा था कि सेक्शन 303 के साथ प्रॉब्लम यही है कि यहां पे टर्म यूज किया गया है शैल बी पनिश्ड विद डेथ। अब प्रॉब्लम यह है कि जुडिशरी अपना डिस्क्रिप्शन लगा ही नहीं सकती। ज्यादातर जहां पे आप ऑफेंसेस देखते हो जहां पे डेथ पेनल्टी है, वहां पे डेथ पेनल्टी भी होती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी होता है, कभी कभी 10 इयर्स भी होता है एंड फाइन भी होता है। दिस इज हाउ द इंटायर पनिशमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ डेथ पेनल्टी बेस्ड ऑफेंस इज बेस्ड। क्या आपकी भाई अगर किसी मामले में डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी के साथ साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑप्शन भी होगा, 10 इयर्स का ऑप्शन भी होगा, फाइन का ऑप्शन भी होगा। लेकिन लेकिन ये चीज क्योंकि सेक्शन 303 में नहीं है, इसीलिए मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि देखो भैया, बाकी सब तो ठीक, आप दो चीजें गलत कर रहे हो। पहला, आप आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो क्योंकि आप अक्यूज को एक अलग कैटेगरी का व्यक्ति ट्रीट कर रहे हो, रेगुलर सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसके आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो। दूसरा, आप हमें ये प्रोविजन दे करके हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर छीन ले रहे हो। कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर या सबसे बड़ी पावर होती है डिस्क्रिशनरी पावर या स्व विवेकाधिकार। आप अपना, ठीक है, आप किसी व्यक्ति का जो एकमात्र उस व्यक्ति का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पावर है, आप वो पावर ही अगर उससे ले लोगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर ही नहीं होगा तो द जुडिशरी विल बिकम अ टूथलेस टाइगर। ऐसे तो भैया आप बता दो कि 3 साल तक की सजा देनी है, भर देनी पड़ेगी, 10 साल तक की सजा देनी है, देनी पड़ेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है, देना ही पड़ेगा, ठीक, डेथ पेनल्टी देनी है, देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आप अगर ऐसा प्रोविजन लेकर के आओगे जिसकी लैंग्वेज आर्बिट्ररी नेचर की होगी तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन का होने का कोई फायदा नहीं है, डिस्क्रिशन को वो इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक, ये पॉइंट, दैट इज द रीजन व्हाई, ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। और इसीलिए आप अब सेक्शन 303 को कहीं से भी एप्लीकेशन में नहीं देखते। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 303, दैट्स द रूल ऑफ इट। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। नुपुर अगर मे होता तो मे के साथ और ऑप्शंस भी होते, सिर्फ डेथ पेनल्टी नहीं होती, डेथ पेनल्टी होती, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता, 10 इयर्स होता, फाइन होता, ये सारे ऑप्शंस होते। ठीक, ये चीज है। सर एक डाउट था इसमें, प्रॉब्लम क्या थी, डिग्री भी तो बढ़ गई थी। प्रॉब्लम यही थी कि डिग्री, आप ऑफेंस की डिग्री कितनी भी बढ़ाओ, आप कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर कैसे चेंज कर सकते हो? आप कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर ही छीन लोगे। ठीक, वो काशी बाई का डायलॉग है ना कि आप, पता नहीं आप हमारी क्या बेइज्जती बेइज्जती कर देती तो हमको चल जाता, पर आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। तो यही है काशी बाई इस केस में, काशी बाई इज जुडिशरी। ठीक, समझ में आया? काशी बाई इज जुडिशरी। सेक्शन 303 में नो डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज बाजीराव, रिमेंबर दिस। और लेजिस्लेचर जो है वो मस्तानी है, क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर मस्तानी है भाई, गुरूर ही छीन लिया, क्या करें। ठीक, समझ में आया? बस, हाँ, ओके सर, अगर अभी इसे पनिशमेंट चेंज कर दें, मे भी कर दें। यार आईपीसी चेंज होने की बात हो रही है, कृति अपन क्लैट वाले बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो तुम लोग? क्लैट की क्लास चल रही है क्या कि सर? लेकिन एक बात बताइए सर,
कि अगर ऐसा कर दे तो क्या ये ठीक नहीं हो जाएगा? हाँ, ये मेरे को मत बताओ, ये वो जो टकलू मोटा भाई है ना उनको बोलो। हाँ, उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है कृति? हाँ, मे बी कर दे तो हो सकता है, नेहा पूछ चुकी है, आंसर दे चुका हूं, हो तो गया, ठीक। समझ में मैंने तो उसको ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर वो मे होगा तो उसमें सिर्फ डेथ पेनल्टी नहीं होगी, उसमें और भी ऑप्शंस होंगे, यही मैंने बोला, ठीक है? अरे इसमें सॉरी की बात नहीं, तुम लोग कभी कभी बीच बीच में से क्लैट जैसे सवाल जब पूछने लगते हो ना, ठीक है? 354 में मैन की जगह हूसोएवर भी करना है, ठीक है? चलो, हाँ, डोंट डू बेटा जस्ट प्लीज। तुम्हारे ना ऐसे जो डाउट्स होते हैं, ऐसे डाउट्स देख करके मेरे को लगता है, सुनो ना अंकल, मोटा भाई, चेंज कर दो आईपीसी। व्हेन यू कांट चेंज आईपीसी, चेंज आईपीसी, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक? सिंपल सिंपल। ये जो फालतू के इंटरप्रिटेशन लगाते हो ना, हाँ, ज्ञानी मनुष्य, ये लगाओ, इंटरप्रिटेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे अगर वाले डाउट है, ये अगर की ना बेटा कोई सीमा नहीं है कि अगर अगर मेरे स्कूल में सब जब क्लास में बैठे हैं, अगर मान लीजिए कि इसी स्कूल में कोई व्यक्ति गन लेके घुस जाता तो, अगर ये पंखा जो मेरे सर के ऊपर घूम रहा है ये मेरे सर पे गिर जाता तो, अगर डायनासोर इस टाइम अटैक कर देते तो, अगर मेरी महिला मित्र मेरे से यूनिकॉर्न मांगती और मुझे सामने से एक गोल्डन कलर का यूनिकॉर्न भागता हुआ दिखता तो क्या मैं उसे पकड़ने जाता ये जानते हुए कि वो राक्षस हो सकता है? तो दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। अगर मुझे बिल गेट्स और इलॉन मस्क अडॉप्ट कर लेते तो, समझ गए ना? अगर के चक्कर में तो पड़ो मत, ठीक? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एटलीस्ट एक बार ऐसा ना आया हो उसके पूरे जीवन में कि यार अगर अंबानी हमें अडॉप्ट कर ले तो इसमें परेशानी क्या? कर सकता है, कर ले तो अच्छा होगा, आता है ना, ठीक है? हाँ हाँ, अंबानी अडानी कोई भी चलेगा यार मोहित, फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका ऐसा मानना है कि भाई काश ऐसा हो जाए कि ये जितने भी बिलियनियर्स है ना, ठीक, अंबानी अडानी, इनमें से है ना किसी का कोई बेटा या किसी की कोई बेटी है ना, वो खाई में गिर रही हो, वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा हो और मैं जाकर के उसका हाथ पकड़ लूं। मैंने अगर उसे बचा लिया, मैंने अगर उसे बचा लिया, उस अंबानी या अडानी के बेटा या बेटी को या उसके किसी भी आसपास के रिश्तेदार को अगर मैंने बचा लिया, तो यार हो सकता है अंबानी अडानी मेरे को, मतलब यू नेवर नो, अगर अपनी कंपनी के 4-5% शेयर भी दे दे, 4-5%, ये 0.25 0.0001 नहीं, 4-5% शेयर भी अगर वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे दे दे ना, ये मैं नहीं सोचता ऐसा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सोचता है, ठीक, नॉट मी, माय बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका उसका एक परसेप्शन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक? चल, सो आई होप यू गॉट सेक्शन 303, समझ में आ गया होगा आप लोगों को सेक्शन 303। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 304 जो है, ठीक, उसको हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं तो उसे हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स सेक्शन 304A। ये देखो, इनको सर आप दिल्ली में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मेरी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उन लोगों को पता है जो मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली मीटअप हम लोगों ने किया था, सिर्फ उन लोगों को पता है मेरी असली डेट ऑफ बर्थ, एज सिर्फ उन लोगों को पता है जो एक्चुअली मेरे से मिलने आए थे दिल्ली में। लखनऊ वालों को सही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, दे डोंट नो इट। लखनऊ वालों को लगता है कि उन्हें सही डेट ऑफ बर्थ पता है, दे डोंट नो इट, ठीक, उनको भी गुमराह किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, फोकस, सेक्शन 304A की बात करते हैं। 304A 304A भाई क्या बोलता है, ठीक? 304A टॉक्स अबाउट रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जस्ट ओपन सेक्शन 304A, ओपन करिए। देखिए, causing death by negligence, okay, चलो, when you look at 304A, whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, ठीक? when you look at section 304A, 304A में दो शब्द इस्तेमाल किए गए, रैश और नेग्लिजेंट, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस सिंपली, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के बीच का सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना जरूरी होता है कि रैश और नेग्लिजेंस में फर्क क्या है। रैश का मतलब होता है आप केयरलेस हो जाए, इनफैक्ट केयर फ्री हो जाए, ठीक? हाँ दिव्या, एग्जैक्टली, रैश एक्ट इज अ केयर फ्री एक्ट, इग्नोरेंट एक्ट, ठीक, इग्नोरेंट एक्ट माना जाता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि सर्कमस्टांसेस को जानता है, समझता है, जैसे कि एक कंपाउंडर या फिर एक नर्स, ये जानते हैं
कि किसी व्यक्ति को ऑपरेट करना हमारे हमारे पे ग्रेड के बाहर की चीज है, हमारा काम नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन अगर ये लोग किसी को ऑपरेट ऐसे कर देते हैं, ठीक, यस, अगर ये लोग किसी को ऑपरेट करते हैं तो वो एक रैश एक्ट माना जाएगा, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रैश एक्ट। आप लोगों ने कभी स्कूल बसेस के पीछे या कॉलेज बसेस के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, सी एनी रैश ड्राइविंग, इन केस यू सी एनी रैश ड्राइविंग प्लीज कॉल या कॉन्टैक्ट। ठीक, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर कोई भी व्यक्ति है ऐसा दुनिया का जो रैश ड्राइविंग कर रहा है कहीं पे भी देखूं, तो मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बताना है कि यहां कहीं पे दुनिया में कोई रैंडम व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा है। फिर बाद में मुझे धीरे से समझ में आया, और मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे कब समझ में आया, कि भाई ये उस बस के बारे में बात हो रही है। ये बस जब रैश ड्राइविंग कर रही हो, या अगर ये बस का जो चालक है वो मदिरा का सेवन करके बस को यूं 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 चला रहा है, तो फिर आपको उस नंबर पे कॉल करके बताना है कि भाई आपका ड्राइवर जो है वो हाथ से निकल चुका है, बावला हो गया है। ठीक, ये होता है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के, ध्यान से समझिएगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के अवेयर तो हो, बट यू डू नॉट केयर, यू डू नॉट केयर, आप केयर फ्री नहीं, आई मीन केयरलेस नहीं, आप केयर फ्री हो। खास करके जो ये लड़कों की प्रजाति होती है, जो ये बॉय कम्युनिटी होती है, अलग जंतु हैं ये, जो बॉय कम्युनिटी होते हैं, ब्राउन मुंडे, इनके साथ एक समस्या है। ये लाइफ के 90% ऑफ द डिसीजंस इस बेसिस पे लेंगे कि चलो अभी ये काम कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दिस इज रैश एक्ट, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब रैश एक्ट की कैटेगरी में आती है। जहां आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है, आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, उसके बाद भी आप अगर केयर ना करते हुए एक्ट करें तो दैट इज नोन एज अ रैश एक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब होता है वेयर इन यू ओ अ सर्टेन ड्यूटी ऑफ केयर, ओ अ सर्टेन ड्यूटी ऑफ केयर, जहां आपकी ड्यूटी है कि आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो करो, और अगर आप उस ड्यूटी को ही ब्रीच कर दो तो दैट इज नोन एज नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक, सर डेथ कॉज करेंगे जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, अरे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब इंटेंशनली नहीं की जा रही, इट्स नॉट डन विद अ प्रॉपर इंटेंशन और स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ, दैट्स व्हाट इट मींस। मतलब जो रिक्विजिट मेंस रिया है वो मिसिंग है दिव्या, ओके। द एक्ट कॉजिंग डेथ डज नॉट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड, यस, द नेचर इज सच कि हम उसे 304 ए की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ना तो उसमें रिक्विजिट इंटेंशन है, ना ही उसमें प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन कहीं से भी अगर इंटेंशन या नॉलेज का एलिमेंट फुलफिल होता है तो फिर हम उसे 299 और 300 की कैटेगरी में एड्रेस करेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक ओथ लेते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिपोक्रेट्स ओथ। हिपोक्रेट्स ओथ होती है इनकी। हिपोक्रेट्स ओथ में अभी जो हमारी वुड बी साली साहिबा है, सिस्टर इन लॉ, उनका रिसेंटली एक कॉलेज में एडमिशन होना था, मेडिकल कॉलेज में, वहां हम गए। तो जो ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, इन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को इनके स्टार्टिंग में ही जो इनका ट्रेनिंग वगैरह और जो पहला सेशन होता है उसमें इन लोगों को हिपोक्रेट्स ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है। हिपोक्रेट्स ओथ का मतलब होता है व्यक्ति को जब वो डॉक्टर बन रहा होता है या जब वो एमबीबीएस शुरू कर रहा होता है या खत्म करता है तो उसको एक ओथ दिलवाई जाती है कि आपके सामने चाहे प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, संतरी आए या संतरा बेचने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी के लिए इक्वली डॉक्टर साहब ही होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप कभी भी किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करने से मना नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करेंगे, और आप अपने पर्सनल ग्रजेस को अपने प्रोफेशन में कभी भी आने नहीं देंगे। आप अपने पर्सनल ग्रजेस को कभी भी अपने प्रोफेशन में आने नहीं देंगे। तो दैट मेक सेंस, काफी नोबल प्रोफेशन है, तो ये सारी चीजें ओथ में उनको बुलवाई जाती है। हालांकि फिर किडनी भी डॉक्टर्स ही निकालते हैं, जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट कि नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ठीक है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। सो अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि डॉक्टर साहब के सामने जो व्यक्ति इंजर्ड आया है वो डॉक्टर साहब का दुश्मन, ठीक है, लेट्स से जो व्यक्ति डॉक्टर साहब के सामने आया है वो डॉक्टर साहब का जानी दुश्मन। ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताएं, अगर डॉक्टर साहब उस व्यक्ति का पूरा ध्यान रखते हुए, ठीक, पूरा ध्यान रखते हुए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, भले वो उनका जानी दुश्मन, ठीक, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, विल डॉक्टर साहब बी लायबल? Scenario 1, will he be held liable? Although he held grudges against that person, but will he be held liable? That is the question. No, absolutely not. Scenario 1, he won't be liable. That's the rule. ठीक, अच्छा, अब
दूसरी चीज, एग्जैक्टली मोहित, हो सकता है, यस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक, इज इट स्टक? नहीं, यहां से तो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वही डॉक्टर, उसके सामने उसका जानी दुश्मन आ जाए, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है, जो डॉक्टर है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दे रहा है, ही इज गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट ही इज अ बिट नेग्लिजेंट, ही इज अ बिट नेग्लिजेंट। आई टेल यू हाउ। जब उस व्यक्ति के सामने ये व्यक्ति आया, ठीक है, एकदम ऐसी हालत में जहां पे व्यक्ति बहुत ज्यादा, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, डॉक्टर साहब को ये नॉलेज है कि द पेशेंट इज अ डायबिटिक पेशेंट, मतलब इस बंदे को शुगर है, डायबिटीज है। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो उसको हैवी डोसेज दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब वी आर नॉट किडिंग, हैवी डोसेजेस दे देते हैं किसी भी दवाई के। क्या आपको पता है कि ऑर्डिनरली अगर दवा का डोज बढ़ जाए तो इससे व्यक्ति की बॉडी में शुगर लेवल जो होता है वो एक्सट्रीमली शूट करता है, स्पाइक करता है। तो यू नो दिस, पता होना चाहिए आपको। जब किसी व्यक्ति को दवा दी जाती है, दवा से उस व्यक्ति की बॉडी का जो शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को जब एडमिट किया जाता है तो रेगुलरली उनका शुगर टेस्ट किया जाता है। दे आर टेस्टेड फॉर शुगर रेगुलरली, इफ नॉट डेली, ऑल्टरनेटिवली। और शुगर टेस्ट करके उनको एक छोटी सी सिरिंज में, छोटी सी मात्रा में ला करके इंसुलिन दिया जाता है। क्योंकि अगर ये इंसुलिन ना दिया जाए तो व्यक्ति का शुगर स्पाइक करेगा, अगर शुगर स्पाइक करेगा तो व्यक्ति का बीपी अफेक्ट होगा, अगर बीपी अफेक्ट होगा तो व्यक्ति मर सकता है, सिंपल, ठीक। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति की जान जा सकती है। अब डॉक्टर साहब प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज कोई भी डॉक्टर करता कि डायबिटीज का ध्यान रखता, या बीपी का ध्यान रखता, या अस्थमा का ध्यान रखता, उन्होंने उसका ध्यान दिए बिना हैवी डोसेजेस देना शुरू कर दिया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विल दिस बी अ कंप्लीट केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड? विल दिस बी अ कंप्लीट, ध्यान से सुनो, कंप्लीट केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड? नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट होल सोल केस ऑफ होमिसाइड। इसको होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दिस विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, यही मिलता है, इसी सेक्शन में मिलता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंसेस आर टर्म्ड एज ग्रॉस नेग्लिजेंसेस, ठीक है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंसेस आर टर्म्ड एज ग्रॉस नेग्लिजेंसेस। थर्ड सिनेरियो, अगर वही डॉक्टर है, वही दुश्मन है, और डॉक्टर को असिस्ट करने वाली एक पूरी की पूरी डॉक्टर्स की टीम है, वो डॉक्टर अकेले वर्क नहीं करते, टीम में वर्क करते हैं, और डॉक्टर जो है उनको पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये समस्याएं हुई हैं। सो एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के ट्रीटमेंट में जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर सभी डॉक्टर्स को पता है, एवरीबडी, द एंटायर टीम ऑफ दैट डॉक्टर, मेन डॉक्टर, knows the complete procedure that has to be followed in the case such a case arrives. अब हुआ क्या कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद आपके सामने लगभग ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में आ रहा है, जहां पे आप उसको चाहो तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बचा सकते हो, ठीक। लेकिन ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर साहब हैं, जो मेन डॉक्टर हैं, और जो उनकी टीम है 4-5 लोगों की, डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को, जो उनका दुश्मन है, ये बात सबको पता भी है, सब लेजिट नोन फैक्ट, उस व्यक्ति को एक अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट देने को बोलते हैं, समझ में? उस व्यक्ति को एक अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट देने को बोलते हैं। अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि यार अभी तक तो हमारे सामने जितने मरीज आए हमने उनके लिए प्रोसीजर ए फॉलो किया, लेकिन ये जो बंदा आया है ना, ठीक, जिसने मेरे बिरयानी में पुलाव डाला, बिरयानी में आलू डाला था, इसको बचाने के लिए मैं प्रोसीजर बी फॉलो, ठीक, इसको बचाने के लिए मैं प्रोसीजर बी फॉलो करूं, व्यक्ति मर गया, व्हाट विल दिस बी? व्हाट विल दिस बी? क्या होगा? प्रोसीजर बी फॉलो किया है, प्रोसीजर ए वाज द ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस, ठीक, प्रोसीजर बी इज कंप्लीटली डिफरेंट, एवरीबॉडी नोस कि ये प्रोसीजर तो बनता ही नहीं है यहां पे, ठीक है। अरे बहुत सारे मोहित, बहुत सारे, व्हाट विल दिस बी? अनऑर्थोडॉक्स प्रोसेस। डॉक्टर के पास जस्टिफिकेशन है, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स प्रोसेस है, भाई कोई मान ही नहीं रहा, लोग बोल रहे भैया मर जाएगा साहब, आप क्या प्रोसीजर लगा रहे, ठीक, लगाया प्रोसीजर, मर गया वो, दिस विल बी कल्पेबल होमिसाइड। ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। अगर आप लोग जज कर पा रहे हो, मतलब आपको मालूम है कि फोर्थ सिनेरियो क्या होगा। मैलाफाइड इंटेंशन हो ना हो, मैलाफाइड इंटेंशन हो ना हो, एक नॉलेज है, एक स्टैंडर्ड लेवल की नॉलेज है जो कि ये बताती है कि भाई आप अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट किसी व्यक्ति को दे रहे हो। अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट देने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति, एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को इनहेलिंग में प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति नेचुरली इनहेल नहीं कर पा रहा है, व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट यू विल गिव टू दैट पर्सन? बेसिक थिंग, अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, किसी व्यक्ति की सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, ठीक, आप उसको फंडामेंटली क्या प्रोवाइड करोगे? ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन मास्क दोगे, यही होगा। दैट्स द बेसिक प्रोसेस नोन टू एवरीबॉडी, यस। अब समझो इस बात को कि अगर ऐसी ही स्थिति में उस व्यक्ति को ऑक्सीजन देने की बजाय ग्लूकोज चढ़ाया जाए तो, और ये ऐसा व्यक्ति कर रहा है हु इज अ प्रोफेशनल, आया समझ में? आगे सुना है ना, क्लियर? भाई ग्लूकोज क्यों चढ़ा? उसकी सांस अटकी हुई है, तो बोल रहा है कि ये बाटली चढ़ेगी तो तू 10 किलोमीटर दौड़ेगा। अबे अंकल, एनर्जी की प्रॉब्लम थोड़ी है, सांस अटकी है उसकी, ठीक। तो ये वाला अगर होता है सिनेरियो, कल्पेबल होमिसाइड, फेयर एनफ। लास्ट, सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मालूम है कि ये व्यक्ति जो है, इसको एक सर्टेन ट्रीटमेंट की जरूरत
एज अ डॉक्टर आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक, आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को अनऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट नहीं देते, आप उसका ऑक्सीजन मास्क ही हटा देते। लगा हुआ था ऑक्सीजन मास्क, आए तुम खेलते खेलते रेंगते हुए आए और ऑक्सीजन मास्क हटा करके चले गए। अब व्हाट विल दिस बी? कल्पेबल होमिसाइड है ये। हनी बेटा कितनी मीठी मीठी बातें करोगे, कितनी शुगर कोटिंग कर लोगी बेटा? कल्पेबल होमिसाइड कहां से? मर्डर है, दिस इज मर्डर, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्डर। अलग अलग स्टेजेस में आपको समझ में आया? 304 ए तब एप्लीकेबल होता है जब ग्रॉस नेग्लिजेंस हो जाए, ठीक, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो हर बार ऐसे केसेस में या तो कंसेंट फॉर्म भराया जाता है या फिर आपके एक्ट को जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में बोनाफाइड एक्ट मान लिया जाएगा। भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट दी, सब कुछ किया, दुश्मन था तो क्या हुआ, सारी की सारी कोशिश कर डाली, बंदा नहीं बचा, बोनाफाइड एक्ट है, हमने कोशिश की थी, गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे, नहीं बचा तो भैया हमारी क्या गलती? नॉट लायबल। कंसेंट फॉर्म भराया था, हमने पूरा प्रोसीजर किया, नहीं बचा, क्या करें? नॉट लायबल। लेकिन जहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया, ठीक है, अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया तो फिर ऐसी स्थिति, ठीक, इन दैट कंडीशन दैट पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल। और अगर कहीं पे मान लो कि किसी तरह का एक लाइकलीहुड क्रिएट हुआ कि भाई ऐसे ऐसे तो मर भी सकता है, तब कल्पेबल होमिसाइड। अगर सर्टेनिटी आपने क्रिएट कर दी, भैया पॉइजन वॉइजन ही दे दिया उसको, उसको ग्लूकोज देना था, आपने ग्लूकोज की जगह साइनाइड चढ़ा दिया, पी लो भैया पी लो, मर्डर। दिस इज हाउ द लायबिलिटी ग्रोस। सर आपने एक बार बताया था वो नर्स वाला एग्जांपल कि वो ऑपरेट कर देती है एंड पेशेंट डाइड, देन वो रैश है, अगर डॉक्टर से ही कुछ गलत हो जाए हाँ तो वो नेग्लिजेंट है, अगर प्रोसीजर ही गलत अडॉप्ट किया तो कर, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वाला मैं हर बार एग्जांपल यही देता हूं, ठीक है, मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूं रैश एंड नेग्लिजेंट का। अगर कंपाउंडर और नर्स ऑपरेशन करने जाए और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, रैश एक्ट, अगर डॉक्टर ही ढंग से अपना ट्रीटमेंट ना करे तो फिर वो नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक। आप लेफ्ट हैंड साइड गाड़ी ऐसे चला रहे हो, ये रैश एक्ट है या नेग्लिजेंट एक्ट है? लोग इसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव कर रहे हो, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे जाओगे, फेयर एनफ, दिस इज अ रैश एक्ट, यस, ठीक। भाई हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हो, स्पीड में चला रहे हो, नेग्लिजेंट, बेसिक सी चीज है, ठीक, यही रूल है, यस। आप राइट साइड भी अगर चलाओगे तो भी रैश ही माना जाएगा, दैट्स द पॉइंट, ये रैश होता है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता तो है, क्यों कर रहे हो, दैट्स द रूल, ओके। चलो, सो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट ये होता है, इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस हम लोग देखते हैं, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस भी देखते हैं, 304 ए का पार्ट। अब एक बार शॉर्ट में समझते हैं सेक्शन 304 बी को भी। व्हाट इज 304 बी? अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, काफी केसेस भी हैं यहाँ पे। डाइंग डिक्लेरेशन, करेक्ट, डाउरी डेथ, ठीक, डाउरी डेथ, ऑब्वियसली रेड विद सेक्शन 113 बी आइए। सुनैना शायद आपका क्वेश्चन थोड़ा ऊपर निकल गया है। सर मेरे भाई के बर्थ के टाइम डॉक्टर से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, देन आल्सो दे आर लायबल ना? यार होना तो चाहिए, अगर उन्होंने, अनलेस इट इज एन एक्सीडेंट, unless it is an accident, yes, they should be held liable unless it is an accident, क्योंकि अपन अब वही बात है कि अपन circumstances जैसा आप बता रहे, वैसे केस में एकदम जज नहीं कर सकते कि ये actually they would be held liable or not, बट यही है कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं है तो फिर लायबिलिटी बनती है, ठीक। हाँ तो वो लोग तो ऑब्वियसली वो लोग तो बोलेंगे ही, वो लोग तो एक्सीडेंट ही बोलेंगे, ठीक। ये तो अपन को कैसे पता चले यार, दैट इज द थिंग, आपको एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे, अगर एविडेंसेस हैं तो शो करो, अगर एविडेंसेस नहीं है तो फिर ऐसे में कोर्ट भी क्या कर सकता है, ठीक। चलिए अब 304 बी की बात करते हैं। When you look at section 304B, it talks about dowry death. Dowry death के what are the ingredients? Anyone? What are the ingredients of dowry death? बताएं जरा। चलो रिद्धि, ठीक है, within 7 years. Am I audible, sir? Yes, you are audible. बताओ। Okay, so sir, first तो यही है कि वो within 7 years of the marriage होना चाहिए, ठीक है, and it should not be in the normal circumstances. ठीक है, नॉन नेचुरल, Yes, and secondly, जो है soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment, ठीक है, soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by husband or his relatives, harassment by husband or relative, ठीक है, and so last is in connection with dowry demand, the demand of dowry. in relation to demand of dowry. Dowry. So in this case, there will be a presumption by court that the death will be caused by the husband or his relatives. ठीक है, तो प्रिजम्पशन कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में लेगा या विक्टिम के फेवर में लेगा, एंड Yes, sir. द हस्बैंड एंड द रिलेटिव हैज टू प्रूव दैट दे हैव नॉट कमिटेड डाउरी डेथ, या ये डाउरी डेथ का मामला नहीं। Exactly. रिद्धि एक पॉइंट बस यहाँ पे बताना कि क्या यहाँ पे प्राइमा फेसी बेसिक लेवल पे प्रोसिक्यूशन की कोई रिस्पांसिबिलिटी होती है? इज देयर अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू? डिस्कनेक्ट हो गया शायद,
ओके कृति, वही है मौके पे चौके वाली बात है। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? यस कृति, यू आर ऑडिबल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ तो क्या यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का कोई रिस्पांसिबिलिटी होगी या कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं? Yes sir, yes sir. Prima facie sir, prosecution has to establish this elements of this section. Then burden of proof lies on accused. अच्छा, मतलब पहले प्रोसिक्यूशन को Yes इन sir, एलिमेंट्स yes. को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आ जाएगा Shift हो हस्बैंड जाएगा. एंड रिलेटिव्स पे टू शो दैट दिस इज नॉट अ डाउरी डेथ, क्योंकि 7 साल के अंदर हुई है, मान लीजिए जल की मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ क्रुएल्टी के मतलब सही है, sir. एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं, हस्बैंड और रिलेटिव्स इन्वॉल्व भी रहे हैं ऐसे केस में, एंड देयर इज अ डिमांड ऑफ डाउरी। Dowry. इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड सिनेरियोस दिखते रहे, ठीक? Yes sir. यस Yes sir. एक एलिमेंट और था बताओ। सर, एक एलिमेंट सर वो फर्स्ट वाला ही सर, डेथ कॉज बाय बर्न और बॉडली इंजरी, दोनों मतलब इसको अलग मेंशन किया गया है इसलिए सर ये भी एक एलिमेंट। यस सर. ठीक है, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए जो बर्न से भी हो Yes, सकती है, sir. बॉडी इंजरी से भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, Yes. ठीक? Yes. एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड जॉब। Okay. Thank you sir. मोहित ने सारे एलिमेंट्स लिख भी दिए हैं, कॉज्ड बाय बर्न्स और फेटल इंजरी एंड abnormal circumstances to 7 years of marriage, third cruelty or harassment by husband in connection with the demand of dowry, imprisonment 7 years but may extend to imprisonment for life, ठीक? कोई बात नहीं रहती, कोई बात नहीं, हाँ प्रूव बियॉन्ड, करेक्ट करेक्ट। समीक्षा बोल रही है मोहित भैया बोल ही देते हैंड रेज करके इतना सारा, हाँ मोहित थोड़ा शर्मीला है, ठीक? चलो करेक्ट, सो दैट्स द इंग्रेडिएंट ऑफ डाउरी डेथ। सो डाउरी डेथ जो है, डाउरी डेथ का प्रिंसिपल आप लोगों के लिए मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउरी डेथ से आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि ये एलिमेंट डाउरी डेथ का है या नहीं, दूसरा सेक्शन बेस्ड की डाउरी डेथ कहाँ दिया हुआ है, तीसरा एविडेंस बेस्ड, ठीक? चौथा ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया, ठीक? और केस लॉस तो खैर पूछे ही जाते हैं डाउरी डेथ। सो यू गेट टू सी ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ केसेस, सतवीर सिंह बहुत सारे केसेस हैं, यू गेट टू सी ऑल ऑफ दीज केसेस, ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डाउरी डेथ, ठीक? 1986 के थ्रू आया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फेयर एनफ। चलिए, तो हम लोग ने अभी तो इसको शॉर्ट में देखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं देखा है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मुझे प्लीज फटाफट से बताएं जितनी भी चीजों को हमने पढ़ा क्या वो आप लोगों को समझ में आया, प्लीज एक बार बता दीजिए। Sir, if one adopts an unorthodox treatment, then the doctor won't have sufficient knowledge that the act is likely to cause death. Correct है, बट अनऑर्थोडॉक्स मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत क्या है अगर आपके पास एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है, knowing that this can save that person's life? आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको यही बंदा क्यों मिला? आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की, कभी आपने ऐसे इन जनरल ट्राई करके नहीं देखा, आपने इसी व्यक्ति पे स्पेसिफिकली ऐसा मेथड ट्राई करके क्यों देखा, ठीक? ये सारे सेक्शंस अपन कल पढ़ेंगे, कल नहीं, दिल्ली से मैं वापस आ जाऊं उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक? साथ ही 4.0 नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, क्या सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं वो भी बता दूंगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो मंडे को होगी, योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, रिमेंबर दिस, ठीक? अगर आप आ रहे हैं जुडिशरी ओलंपिक्स मंथन और एमईडी में भाग लेने के लिए तो प्लीज फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? माया देवी, सतबीर सिंह एंड कालिया पेरुमलियस, ठीक? सो संडे को those who are coming we shall be meeting in Delhi, मिलते हैं, ओके? क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है दिल्ली के लिए, सो मैं आपसे परसों मिलता हूँ 12 बजे, जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जुडिशरी ओलंपिक्स के लिए मैंने तैयारी कर ली है, आई होप आप लोगों ने भी कर ली होगी, एमईटी के टॉपिक्स आप लोगों को रात तक मिल जाएंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। एंड आल्सो मंथन में भी टाइम पे आ जाना, मेक श्योर करना कि तुम लोग अगर आ रहे हो, जितने भी लोग आ रहे हैं वो टाइम पे आ जाए। हाँ, एंड वन मोर थिंग, 7:15 पे आप लोगों का ट्रायथलॉन है, सो डू नॉट मिस दैट, क्योंकि ये ट्रायथलॉन प्लस स्प्रिंट है, ठीक है? हाँ, 12 बजे से दिस इज ट्रायथलॉन प्लस स्प्रिंट, ओके? सो लेंथी क्वेश्चंस प्लस स्पीड से, टाइम नहीं दूंगा पढ़ने का, बहुत क्विक होने वाला है, सो इट विल हार्डली टेक एन आवर, 1 घंटे से भी कम लगेगा। सो इफ यू थिंक यू आर वेल प्रिपेयर्ड, सी यू गाइस एट 7:15, चलो ठीक? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा रक्षा याद कर। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज की कथा समाप्त करते हैं। जितने लोग आने वाले हैं डेली मीटअप में, सफरनामा में, लेट्स मीट, एंड बाकी लोग ट्रायथलॉन में तो आ ही जाओ। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बिना चाओ एंड जय हिंद, एंड कम टू द ट्रायथलॉन।